Today we have started the Java. What is Java? Java is your programming language. But which types of Java is object-oriented programming language, and Java is your platform independent language. So you know the what is platform? Platform means your Linux operating systems, Windows, right? So Java is run each and every platform, right? But सबसे important क्या है? Java जो क्या है आपका platform इंडिपेंडेंट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसके अंदर जावा के अंदर पूरा का पूरा आपका आने वाला है क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट। क्या आने वाला है? पूरा का पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट। सो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो देखना है। बट पहले हमें जावा क्या होता है वो पता होना चाहिए। जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म जैसे हमने देख लिया हार्डवेयर होता है आपका, अदरवाइज सॉफ्टवेयर जो भी आपको रन करना है। बट अभी क्यों यूज किया जाता है जावा? तो जावा यूज किया जाता है सब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो कौन से रहते हैं? आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए, आपके वेब एप्लीकेशन हो गए, एंटरप्राइज मतलब जो भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, गेमिंग जैसे एंड्रॉइड। अभी जो आपके एप्लीकेशंस बनते हैं एपीकेस बनते हैं, तो वो एपीके किस में बनते हैं? एंड्रॉइड में। अभी आप बोलोगे एंड्रॉइड में एपीके बनता है तो जावा क्यों चलेगा? तो वहाँ पे भी सबसे पहले एंड्रॉइड के लिए हमें बेसिक जावा पता होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड जावा बेसिक लैंग्वेज। तो वो सब बनाने के लिए हमें यूज करना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा है फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा आपका बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैक एंड में उसका लॉजिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन होता है। फर्स्ट आपका होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब जो भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो आपके सब आता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर। फिर आपको बनाना है वेब एप्लीकेशन, तो वो बनता है आपका जावा के थ्रू ही। फिर आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब आपका बैंकिंग एप्लीकेशन हो जाता है। और आपका होता है मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये सब एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते। अभी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जावा का प्रोग्रामिंग करना है तो वी नीड द प्लेटफॉर्म, वी नीड द इन्वायरमेंट, राइट? सो वेयर वी हैव राइट द कोड. If you know where we have write the code Java, if you want to write the code, so you have some editors will be available, and using this editor we have write the Java program. But you know, if you write any Java program and notepad, you can easily run it, right? But how we can run it? You need to store this file with .java. Now what is the .java? You know, extensions. There are the different types of extension will be available, like your .java, .py means Python. How you have identified which types of file you have stored using their extension. If you have stored the ppt file, so ppt excel .xls, xlx, right? Doc file, word file रहता है। तो there are the different types of extension. Using this extension we know which types of file we have stored in that, right? तो वैसे ही कोई भी कोड आपने एक नोटपैड पे कर दिया और वो कोड आपने .java फाइल मतलब सेव कर दिया एक .java एक्सटेंशन देके, यू कैन इजीली रन दिस प्रोग्राम। बट वो ऐसे रन नहीं होता है डायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए आपके लैपटॉप में आपके जो भी पीसीज आप जो भी डिवाइस यूज करने वाले उसके अंदर पहले इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो जब इंस्टॉल करेंगे तभी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो जब हमें जावा का कोड करना है तो जावा का कोड करने के लिए हमारे पास जेडीके आते हैं। क्या आते हैं? जेडीके। तो वो जेडीके हमें डाउनलोड करना पड़ता है, और जब वो जेडीके हम डाउनलोड करेंगे तब हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अभी ये जेडीके वगैरह क्या होता है? तो जावा जब आप करते हैं तो उसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जेडीके, जेआरई और जेवीएम। क्या होता है जेवीएम? जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। जेआरई का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। अभी जो मैंने बोला हमें डाउनलोड करना था जेडीके, पहले मैंने बोला ना जेडीके हमें लगेगा तभी हम जावा का प्रोग्राम वहां पे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास जेवीएम आता है। अभी क्या होता है जेवीएम, जेआरई, जेडीके। तो जेडीके क्या रहेगा? आपका डेवलपमेंट किट है, कि जहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे बना एक कोड बनाना है तो कोड का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। देखो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूजिंग डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। जेआरई क्या है? जेआरई इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होगा, और जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। अभी सबसे पहले मुझे मेरा प्रोग्राम राइट करना है तो कुछ तो प्लेटफॉर्म लगेगा, राइट? उसके लिए प्लेटफॉर्म लगेगा, रन करना पड़ेगा। अभी जैसे सपोज मैंने नोटपैड ओपन किया और ये नोटपैड मैंने जैसे एक प्रोग्राम लिखा, जैसे क्लास और एक सैंपल नाम का मेरा क्या है, क्लास है।
बट इसके अंदर जो कोड लिख रहे हैं आप आपके लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जैसे मतलब एक उसका कोडिंग का यूज करके ही लिख रहे हैं बट आपके इसमें। बट ये जो लैंग्वेज है आपके बैक एंड में पता नहीं चलता, जो भी कंप्यूटर आपका रीड नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये फाइल बनाते हैं ना, तो ये फाइल कंपाइल होने के बाद इसका एक अनदर डॉट क्लास फाइल बनती है। जब ये फाइल आप बनाओगे तो ये फाइल आपका कैसे जनरेट होता है, डॉट जावा से सेव होता है। बट जब डॉट जावा की फाइल आपकी रन होगी तो उसके थ्रू ही आपका डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। कौन सी फाइल जनरेट होता है, डॉट क्लास। तो ये डॉट क्लास मतलब आपका बाइट कोड जनरेट होता है। कौन सी फाइल, बाइट कोड में कन्वर्ट करके आपका डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है और वो डॉट क्लास फाइल बैक एंड में आपका रन होता है। तो बाइट कोड रन करने के लिए आपका जेवीएम का यूज किया जाता है। जो भी अभी आप जो भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, अभी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो डायरेक्टली आप आपका कोड लिखने वाले क्या नहीं, ऑलरेडी सम थिंग्स विल बी राइट देयर एंड वी हैव ऐड आर सम थिंग्स इन दैट एंड वी हैव मेक आर प्रोग्राम, राइट। जैसे इफ यू वांट टू राइट द जावा एडिशन प्रोग्राम नॉर्मली, but some already structure will be available there and after that we have write our code in that, right। तो यहाँ पे जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है वो चीज कहाँ पे तो स्टोर करके रखा है, उसका डेफिनेशन कहाँ पे तो लिख के रखा है। जैसे सिंपल, अभी देखो सिंपल क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पूछ लिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वहां पे क्या है, आपका कुछ तो फॉर्मेट है, राइट, नेम है, मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका लोकेशन वगैरह सब चीजें आप उसमें बताएंगे। अभी कोई कुछ पूछ सकता है कि नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, नहीं, वो फॉर्मेट है। तो वो चीज ऑलरेडी कहाँ पे तो क्या क्या है डिफाइन करके रखा है और उसका कुछ तो मीनिंग लिख के रखा है। तो जैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ तो मीनिंग वहाँ पे लिख के रखा है, इसलिए हमें लगेगा जेआरई मतलब वहाँ पे हमें पूरा लाइब्रेरीज वगैरह आपको मिल जाएगा। और लाइब्रेरीज जैसे देखो मैंने बोला था कंपाइल करके जावा और क्लास फाइल रन होगा और वो क्लास फाइल आपका रन होता है और जो भी एक्चुअल आउटपुट रहेगा वो आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है जेवीएम और यहाँ पे आता आपका है लाइब्रेरीज आएगा जो कि जेआरई में अवेलेबल रहेगा। अभी ये सब कैसे मिलेगा, जब आप जेडीके डाउनलोड करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। जेआरई भी जेडीके डाउनलोड करोगे, जेवीएम वगैरह सब ऑटोमेटिकली वहां पे आपको मिल जाता है। अभी हमें डाउनलोड करना है जेडीके, कोई भी एप्लीकेशन आप पहले आपके लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके पहले पहले आपके लैपटॉप में अवेलेबल है क्या नहीं वो पहले कभी भी चेक करने का। अभी यहाँ पे छोड़ दो, अभी जैसे आपका खुद का लैपटॉप है, आपको पता नहीं कि आपने डाउनलोड किया है, कभी पर सपोज मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकती, बट कल जाके इंटरव्यू के लिए गए वहां पे उसने वो लोगों ने बोल दिया एक जावा का प्रोग्राम लिख, डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते का नहीं, पहले तो आपको देखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन है या नहीं। तो आप कैसे वो कंफर्म करोगे इंस्टॉल है क्या नहीं आपकी इसमें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले CMD ओपन करना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है पता है, और यहाँ पे आपको डालना है जावा -- वर्जन। इससे हमें पता चलेगा कि जावा इंस्टॉल है क्या नहीं। क्या होगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा जावा आपका यहाँ पे इंस्टॉल है क्या नहीं। सपोज जावा आपका यहाँ पे इंस्टॉल है तो आपको वो पर्टिकुलर वर्जन दे देगा, नहीं इंस्टॉल है तो हमें वहाँ पे जावा इंस्टॉल करना। अभी जावा कैसे इंस्टॉल करेंगे, जावा इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे लगेगी जेडीके। तो यहाँ पे आपको सिंपल यूज करना है डाउनलोड जेडीके, और जब यहाँ पे जेडीके पे जा रहे हैं तो जेडीके कौन सा डाउनलोड करते हैं हम, जावा ओरेकल का आते हैं वर्जन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, आपका लिनक्स हो गया, आपका मैक हो गया, अदरवाइज विंडोज, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विंडोज पे आपको जाना है और यहाँ पे .exe फाइल आपको डाउनलोड करना है। जैसे .exe फाइल आप डाउनलोड करोगे तो .exe फाइल डाउनलोड होने के बाद वो फाइल आपको ओपन करना है। तो देखो जैसे फाइल हम यहाँ पे ओपन कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। अभी यहाँ पे मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने देखा राइट। सो ये ओपन करके आपको सिर्फ सिंपल नेक्स्ट प्रोसेस आएगी वो परफॉर्म करना है। अभी सिर्फ ये इंस्टॉल, अभी जब आप इंस्टॉल करोगे ना उसके बाद फिर से एक बार आपको कंफर्म करना है कि आपका इंस्टॉलेशन हुआ है क्या नहीं। डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट मत करो, पहले आपको चेक करना है जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अभी यहाँ पे मेरे पहले से डाउनलोड है तो मैं यहाँ पे नो करी, आपको एस करके वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। और जब भी याद रखना फिर से आपको वर्जन चेक करना है, तो एक कमिंग प्लेटफॉर्म था इस पे ही मत करो, वो नहीं दिखाएगा। क्लोज करो, नया CMD फिर से ओपन करो, फिर उसके ऊपर, क्योंकि वो चेंज होगा ना फिर, तो आपको फिर से चेक करना है एक बार इंस्टॉल है क्या नहीं।
अभी इसके साथ अभी और एक लगता है हमें इक्लिप्स। तो किसी को पता है क्या होता है इक्लिप्स? इक्लिप्स इज योर पर्टिकुलर एडिटर, यू कैन से प्लेटफॉर्म। अभी ये क्यों यूज करना है, सबसे पहले वो चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, इफ यू वांट टू राइट एनी जावा प्रोग्राम यू कैन इजीली राइट ऑन नोटपैड आल्सो, बट वी हैव यूज मोस्टली सम एडिटर, नॉट ओनली फॉर द जावा, ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी देख लो, जैसे आपको फ्रंट एंड में करना है, कुछ HTML करना है, CSS करना है, जावास्क्रिप्ट करना है, those program also you have write on notepad, but we have used the visual code, VS code, you know already. As well as if you want to write the python, so we have used the PyCharm, Jupyters. There are the different types of editor will be available, right? तो ये बट हम क्यों यूज करते हैं एडिटर, वो हमें पहले पता होना चाहिए। अभी मैंने पहले ही बोला, इफ यू हैव यूज एनी प्रोग्रामिंग, so you can't write from scratch because some structure will be already available in there। जैसे मुझे जावा का प्रोग्राम करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर तो कुछ तो रहेगा, वो अभी वहां पे हमें यूज करना है। वी कांट राइट डायरेक्टली ना, पता है बेसिक चीज तो वहां पे ऑलरेडी रहेगा, वो हमें यूज करना है। तो क्या होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। आपको जो भी कीवर्ड यूज करना है, टू टाइप के कीवर्ड्स आएंगे। कौन से होता है? एक होता है आपका प्री डिफाइंड, एक होता है प्री, और एक होता है यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड का मीनिंग क्या रहेगा? वो ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे प्री डिफाइंड मतलब ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, और यूजर डिफाइंड मतलब आप जो खुद डालते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे तो यहाँ पे नेम लिखा, तो नेम इज योर प्री डिफाइंड। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, तो वो भी आपका हो गया प्री डिफाइंड। और यहाँ पे जैसे हम कुछ भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका नेम। जैसे मैंने एक डाल दिया सैम्पल, तो जो भी नेम रहेगा आपके वहां पे क्या आएगा? यूजर डिफाइन आएगा। अभी जब आप नोटपैड पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो नहीं आता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिख लिया। जावा का प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है क्लास से। जैसे नाम दे दिया मैंने टेस्ट, और सैम्पल नाम का मेरा क्लास है। बट जब आप नोटपैड पे यूज कर रहे हैं ना, आप कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे प्री डिफाइंड है, कौन सा वर्ड आपका यूजर डिफाइंड है। इफ यू हैव यूज एडिटर, सो इन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स विल बी अवेलेबल। यूजर डिफाइंड के लिए अलग कलर अवेलेबल होता है, प्री डिफाइंड के लिए अलग कीवर्ड अवेलेबल होता है। तो वो कलर से हमें पता चलता है कि वर्ड्स कहाँ पे कौन से आपने लिखा है उसके। और सपोज यहाँ पे जब आप प्रोग्राम लिख रहे नोटपैड पे, जब आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एरर मिलेगा। बट वही चीज आप एडिटर यूज कर रहे तो आपका प्रोग्राम रन करने के पहले वो आपको सम एरर थ्रो कर देता है कि सो एंड सो एरर विल बी कम इन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो हम क्या करते हैं ना, रन करने के पहले वो एरर रिजॉल्व कर लेते, तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम एडिटर से यूज करते हैं। नोटपैड हम मोस्टली यूज ही नहीं करते, जस्ट मतलब। बट ये याद रखो, नोटपैड पे भी हमको जो भी प्रोग्राम है आपका, जैसे कोई भी आप जावा कर रहे, जावास्क्रिप्ट का कर रहे, कोई भी प्रोग्राम अपने नोटपैड पे इजीली आप कर सकते हैं। बट हम उसके लिए उसका एडिटर्स यूज करते हैं, उसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो वैसे ही जावा का प्रोग्राम हमें करना है तो उसके लिए हमें कौन सा यूज करना है? इक्लिप्स। तो यहाँ पे आप डाल दो डाउनलोड द इक्लिप्स। यहाँ पे आप जाओगे, इक्लिप्स जैसे डाउनलोड कर दोगे ना, तो यहाँ पे इक्लिप्स आपको वर्जन जो भी रहेगा करंटली, डाउनलोड पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका जो भी 86 आ रहा है, और यहाँ पे सेम आपको डाउनलोड करना है exe फाइल। जैसे आप .exe फाइल डाउनलोड कर दोगे तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो बता। आप जैसे डाउनलोड कर दोगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में आपको एक ये डाउनलोड करने वाले तो इक्लिप्स ऐसे एक आइकॉन आपको दिखेगा। आइकॉन चेंज होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी कि यही आइकॉन मिलेगा। इक्लिप्स जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया है, ये क्या करना है, इसके बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये विंडो ओपन होगा। अभी ये विंडो क्या है, ये विंडो में देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे पहले ही हमने देखा कि जावा जो भी है, हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स वहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे एंटरप्राइज जावा हमने देखा था बेस, तो आपको जावा के कोई भी बेसिक प्रोग्राम्स करना है तो आपको जावा डेवलपर का इंस्टॉलेशन करना है। आपको सपोज एंटरप्राइज जावा करना है तो आप एंटरप्राइज मतलब जो भी एडवांस हमें प्रोग्राम्स करना है तो आप ये कर सकते हैं। आपको लग रहा है कोई C++ के प्रोग्राम्स राइट करना है तो आप यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। PHP, तो उसके हिसाब से वो आपको इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि उसके अंदर जो भी उसके लाइब्रेरीज रहेंगे, फंक्शनलिटीज रहेगी, वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अभी आपको हमें करना है कोर जावा। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक कर दोगे तो ये विंडो आएगा। ये विंडो में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना पाथ रहेगा। जैसे जो भी प्रोग्राम आप राइट कर रहे
वो प्रोग्राम आपको कौन सी लोकेशन पे स्टोर करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सी लोकेशन का लोकेशन दे देता है, पाथ दे देता है। बट आपको लग रहा है दूसरी जगह कहाँ पे स्टोर करना है, तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग योर गिव द सम पाथ जहाँ पे आपको स्टोर करना है। और सेकेंड आपको क्लिक करना है इंस्टॉलेशन पे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, ये क्लिक करने के बाद आपको लॉन्च का एक ऑप्शन, मतलब इंस्टॉलेशन चलते रहेगा, फिर लॉन्च का ऑप्शन आएगा। और जैसे एक बार लॉन्च हो जाएगा तो डायरेक्टली आपको इक्लिप्स का एडिटर मिल जाएगा। इक्लिप्स जैसे आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ डबल क्लिक करो, जो भी इक्लिप्स का एडिटर है आपका वो ओपन हो जाएगा। अभी वो एडिटर दिखाती है, ऐसे टाइप का आपका एडिटर आएगा। फिर वो एडिटर में आपको क्या करना है वो पता चले। अभी यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम क्या है ना, पहला पूरा हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स है ये, इसलिए मुझे एडिटर ऐसे दिख रहा है। जब आप स्टार्टिंग में एडिटर ओपन करोगे तो आपको नॉर्मल एक विंडो आएगा और बेसिक प्रोग्राम सबको वहाँ पे करना है, बट हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी जावा के अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो जावा के अंदर प्रोग्राम करने के लिए जो एडिटर यूज करे इक्लिप्स, तो वहाँ पे प्रोग्राम कैसे करते। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रिएट करना होता है प्रोजेक्ट। क्या क्रिएट करना होता है? प्रोजेक्ट। जैसे मुझे जावा का प्रोग्राम्स करना है तो मैं क्या करूँगी, जावा प्रोजेक्ट जनरेट करूँगी। प्रोजेक्ट हमें एक ही टाइम करना है। जैसे सपोज अभी मुझे बैंकिंग प्रोजेक्ट करना है तो मेरा बैंकिंग प्रोजेक्ट करके एक आ जाएगा। फिर जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स होते हैं। अभी मुझे जैसे बैंकिंग करना है तो पहले मेरा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, आ जाएगा लॉगिन्स आ जाएंगे। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स विल बी अवेलेबल इन दैट। तो जैसा ही आपको पूरा प्रोजेक्ट करना है बैंकिंग का, तो यहाँ पे सेम हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको डिफरेंट फंक्शनलिटीज है, उसके लिए आपको क्रिएट करना है पैकेज। क्या क्रिएट करना है आपको? पैकेज क्रिएट करना है। और पैकेज के बाद वहां पे हम क्रिएट करते हैं क्लासेस। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपको एक पर्टिकुलर जावा का प्रोग्राम करने के लिए। अभी ये कब, कहाँ, कैसे करना है देखो। स्टार्टिंग में एक ही बार हमें प्रोजेक्ट बनाना है। स्टार्टिंग में एक ही टाइम हमें प्रोजेक्ट बनाना है। जब हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, दैट टाइम वी नीड टू क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सिंपल हमें बनाना है पैकेज। पैकेज क्यों बनाना है? आपके नए नए फंक्शनलिटीज के लिए। जैसे मेरा हो गया है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, हो गया लॉगिन मॉड्यूल, हो गया क्रेडिट मनी, डेबिट मनी, तो ये मेरे डिफरेंट फंक्शनलिटीज हो गए। उसके लिए आपको पैकेजेस बनाना है। और एक पैकेज के अंदर क्लासेस, जैसे लॉगिन है तो लॉगिन के अंदर क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या फंक्शन आएगा, उसके लिए हम क्लास बनाएंगे और वो क्लास के अंदर उसका फंक्शनलिटी राइट करने वाले। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पैकेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पैकेज बनाना है, और पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस आप बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते देख। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा फाइल। फाइल में जाके आपको जाना है न्यू पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जावा प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम? जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यूज करना है जावा प्रोजेक्ट। जब जावा प्रोजेक्ट रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये विंडो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देना है प्रोजेक्ट नाम। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जैसे हम देंगे, तो मेरा एक बैच, आपको नाम आपके रिलेटेड ही देना है। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट करें, अभी जावा का प्रोजेक्ट करें तो जावा नाम दो, आप सेलिनियम का प्रोजेक्ट करें तो सेलिनियम प्रोजेक्ट नाम दो, टेस्ट इंजन का करें तो टेस्ट इंजन। कुछ भी ABC नाम नहीं देना है। ये आप जब जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे एक चीज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब कहाँ पे भी जॉब करने वाले तो एट द एंड तक वो प्रोजेक्ट आप ही हैंडल करने वाले, ऐसा नहीं है। मल्टीपल पीपल्स वहां पे आप रहेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी फाइल्स बना रहे हैं, कोई भी क्लासेस बना रहे हैं, कोई भी पैकेजेस बना रहे हैं, तो सब पैकेजेस को, क्लास को, प्रोजेक्ट्स को आपका मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब जो भी कंसेप्ट है, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आ रहा है और उसको कोई भी प्रोग्राम वहां पे चाहिए तो वो इजीली विदाउट योर हेल्प वो डायरेक्टली ओपन कर सकता है। और वो तो छोड़ दो, जैसे आप लोगों को बताएं 10, अभी जैसे आप आज प्रोग्राम किया, 10 दिन के बाद भी आपको कोई प्रोग्राम देखना है। जैसे मैंने किया, पहले वेरिएबल्स का किया, फिर डेटा क्या किया, ऑपरेटर्स का किया है, कंडीशनल किया है, लूपिंग स्टेटमेंट किया है, बट मैंने नाम दे दिया कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे जब आपको कोई प्रोग्राम आपको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, सब प्रोग्राम्स ओपन करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू गिव द प्रॉपर मीनिंगफुल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास पैकेजेस, यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। कभी भी वहां पे इजीली आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, कोई भी क्लास आप जब यूज करें तो मीनिंगफुल नाम आपको देना है। क्लास रहने दो आपका, पैकेज रहने दो आपका, इंस्टेड ऑफ दिस आपका प्रोजेक्ट नेम रहने दो।
अभी यहाँ पे तो जैसे मैंने नाम दे दिया, मेरा बैच 11 to 1 है, तो वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। जैसे सपोज अभी आज मैंने स्टार्ट किया है सपोज तो 13 जुलाई, बट ये नाम आपको नहीं देना है। अभी आपका क्या है, खुद के लैपटॉप से, तो प्रॉपरली जावा प्रोजेक्ट्स नाम दे दो। जब भी नाम दे रहे तो ये नाम के अंदर देखो यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, प्रॉपर एक नाम दो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है आपका जेडीके सिलेक्टेड है क्या नहीं, और कौन से जेडीके, जो अभी जेडीके हमने अलग से डाउनलोड किया था वो जेडीके भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होना चाहिए। और जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में फिनिश कर देना है। फिनिश कर दोगे तो यहाँ पे देखो साइड में आपको मिलेगा पैकेज एक्सप्लोरर। तो ये पैकेज एक्सप्लोरर में आपको आपका प्रोजेक्ट जो भी जनरेट हुआ है क्या वो देखना है। अभी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जनरेट हुआ, प्रोजेक्ट जनरेट होने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे मिलेगा आपका सोर्स फोल्डर, और सोर्स फोल्डर में जाके आपको बनाना है पैकेज। तो राइट क्लिक करो, न्यू पे चले जाओ, और यहाँ पे दिख रहा है पैकेज, कहाँ पे जाना है, राइट क्लिक ऑन सोर्स, फिर न्यू पे जाना है और पैकेज। जब पैकेज बनाओगे अगेन सेम, अभी यहाँ पे मुझे जावा के बेसिक प्रोग्राम्स करना है, तो मैं एक नाम देती हूँ बेसिक प्रोग्राम। फिर मैं सपोज मुझे उप्स करना है तो मैं पैकेज को नाम दूंगी उप्स प्रोग्राम। मेथड्स का प्रोग्राम करी तो मेथड्स प्रोग्राम। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन से पैकेज के अंदर कौन से टाइप का। और इसके बाद यहाँ पे हमें वही फोल्डर जो भी पैकेज क्रिएट किया है वो पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे चले जाओ और क्लास बनाओ। अभी ये नहीं बनाया आपने, ऐसे नहीं किया तो क्या होता है दिखाती हूँ मैं। सेकेंड ऑप्शन, जब यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जा रहे, क्लास बना दिया, तो यहाँ पे क्लास जब बनाओगे तो देखो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे पैकेज उसने सिलेक्ट कर लिया है बेसिक पैकेज। बट सपोज उसने बेसिक पैकेज सिलेक्ट नहीं किया होता तो आपका एक बिना नाम का मतलब डिफॉल्ट पैकेज करके पैकेज जनरेट हो जाएगा और उसके अंदर वो क्लासेस सेव होते जाएंगे। तो इसीलिए जो क्लास के अंदर, जो भी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर आपको क्लास पुट करना है, वही क्लास के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू पे चले जाओ और क्लास। यहाँ पे अभी आपको क्लास बनाना है। अगेन सेम थिंग, गिव द प्रॉपर नेम। जैसे अभी यहाँ पे मुझे एक सैंपल रखना है, मतलब एक बेसिक प्रोग्राम देखना है, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ बेसिक एग्जाम्पल। जब यहाँ पे नाम दोगे तो यहाँ पे भी आपका स्पेस नहीं चलेगा, स्पेस वगैरह आप डालोगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है टाइप नेम इज क्या है आपका नॉट वैलिड। स्पेस वगैरह आपको देना नहीं है। आप यहाँ पे कैमल केस वगैरह यूज कर सकते हैं, कैमल केस, या तो आपका अंडरस्कोर्स वगैरह साइन है वो आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं दो अलग अलग टाइप से आपको बताती हूँ कि हम क्लासेस कैसे जनरेट करते हैं। पहले हम पूरा स्क्रैच से देखते हैं, फिर जो एक प्लेट आता है, बॉयलर प्लेट आता है, उसका वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लास का नाम दिया है और यहाँ पे मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एक क्लास जनरेट होके आएगा। जैसे यहाँ पे वो क्लास कौन से पैकेज के अंदर है, तो पैकेज का नाम दे रहा है। बट मैंने पहले ही बोला था जैसे पैकेज के ऊपर नहीं बनाओगे तो डिफॉल्ट पैकेज आएगा, वो कोई पैकेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी पब्लिक क्लास बेसिक एग्जांपल करके उसने दे दिया। जैसे मैंने बोला था पहले व्हाई वी हैव यूज्ड द एडिटर, तो देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं कुछ जैसे बेसिक प्रोग्राम इज अ यूजर डिफाइंड, अगेन योर बेसिक एग्जांपल इज अ यूजर डिफाइंड, तो देयर कलर्स विल बी डिफरेंट एंड जो भी पब्लिक क्लास दोज आर योर प्री डिफाइंड वर्ड्स, तो उसका कलर अलग आ रहा है। इजीली हमें पता चल रहा है कि कौन से वर्ड्स क्या है। अभी एक क्लास क्रिएट करने के लिए आपका सिंटैक्स होता है पब्लिक क्लास कीवर्ड, और यहाँ पे आपको देना है आपका प्रोग्राम का नाम, जो भी आप एक क्लास को नाम देना चाह रहे हैं। तो एक क्लास का नाम आपको यहाँ पे देना है, दिस इज अ टोटली यूजर डिफाइंड, यू कैन चेंज। और जो आप क्लास जनरेट करने के टाइम पे वहाँ पे दिया था वही नाम से आपका यहाँ पे जनरेट होके आएगा। क्लास कीवर्ड है जो आपका यूज होता है क्लास जनरेट करने के लिए, और पब्लिक का यूज होता है, पब्लिक इज योर मॉडिफायर। इफ यू वांट टू एक्सेस एनीथिंग इन दिस क्लास इन आउटसाइड योर पैकेज यू कैन इजीली इफ योर क्लास विल बी पब्लिक। जब ये क्लास के अंदर कुछ चीजें आप राइट कर रहे हैं और आपको वो सब चीजें आउटसाइड क्लास यूज करना है, मतलब पैकेज के अंदर दूसरे क्लास के अंदर आपको इजीली यूज करना है, तो आपको ये क्लास पब्लिक रखना पड़ेगा। अभी इसके अंदर क्या होता है, जब हम यहाँ पे प्रोग्राम्स करेंगे तो ये प्रोग्राम के अंदर एक मेथड आता है। जब तक आप मेथड नहीं डालते तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अभी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्टली मैंने इतना ही किया है, कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में रन करने का कोशिश करती हूँ। जैसे मतलब मुझे सिंपल रन करना है कि ये प्रोग्राम, जब ये पब्लिक क्लास बेसिक एग्जाम्पल ये क्या है, अभी इसका आउटपुट क्या है वो मुझे देखना है।
बट जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और रन एज पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको रन कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। मतलब आप अभी जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका बेसिक कुछ तो होता है, वो बेसिक वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम वो प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रूट्स बोला जाता है, जैसा ट्रीज होता है तो ट्रीज रूट्स रहेंगे तो ही ट्री आएगा, नहीं तो आपका ट्री नहीं आएगा। तो सेम चीज, तो यहाँ पे भी बेसिक कुछ तो रूट्स है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टार्टअप ऑफ द प्रोग्राम कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपका एक मेन मेथड आता है, वो मेथड आपका यहाँ पे देखो, जैसे मैं राइट कर रही हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैंने सिंपल इतना मेथड राइट किया, पहले मेथड नहीं था, वो मेथड आपने देखा भी, जैसे मैंने रन किया तो क्या मिल रहा था, और अभी मैं रन करती यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करके आए। दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन है, पहले नहीं आ रहा था। क्यों? कभी भी आप कोई भी एक क्लास बनाओगे तो वो क्लास में जब तक आप मेन मेथड नहीं डाल रहे तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, और मेन मेथड डालने के बाद भी जो चीज आप ये मेन मेथड के इनसाइड मतलब अंदर लिख रहे उतना ही प्रोग्राम रन होता है। उसके आउटसाइड कुछ भी लिखो वो प्रोग्राम आपका रन नहीं होता है। और आपने सपोज आउटसाइड लिख भी दिया तो वो कैसे रन करना है उसका चीज मैं बाद में आपको बताऊंगी कैसे करना है। बट अभी तक इतना याद रखो, जो चीज आप मेन मेथड में लिख रहे उतना ही आपका रन होगा, आउटसाइड मेन मेथड कुछ भी लिखो वो आपका रन नहीं होता है। तो नाउ मेन क्या है? सो मेन इज अ मेथड है, और ये जो भी लाइन लिखा है ना ये पूरा लाइन आपका कांस्टेंट है, ये इसमें कुछ भी चीज आप चेंज नहीं कर सकते, पूरा टोटली प्री डिफाइंड है। अभी इसके अंदर मेन क्या है? सो मेन इज अ मेथड नेम है। अभी मेथड का मीनिंग बता देती है, जब सिंपल इन डिटेल्स मेथड बाद में भी है। मेथड मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शनलिटी। इफ यू वांट टू राइट सम फंक्शनलिटी यू नीड टू रैप दिस थिंग्स इन सिंगल यूनिट, दिस कॉल्ड एज द मेथड। ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। तो वैसे ही इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो हम मेन यूज करें तो मेन एक मेथड है, बट मेन ये क्या है? आपका प्री डिफाइंड मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, यूजर डिफाइंड है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेथड, बिल्ट इन है, क्या होता है? यूजर डिफाइंड। तो मेन है क्या है? प्री डिफाइंड मेथड है। ऑलरेडी आपके जैसे आपने यहाँ पे देखा था उसकी, जैसे बोला पहले लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल होता है तो उसके थ्रू आपको मेन मेथड मिलेगा। अभी यहाँ पे ये मेन मेथड जो है, तो मेन मेथड का नाम आपने चेंज कर दिया तो अगेन सेम थिंग आ जाएगा। देखो जैसे मैंने मेन 1 कर दिया, अभी यहाँ पे जाओ फिर से आपको आ गया रन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए मैंने बोला जब तक आप मेन मेथड नहीं लिख रहे तब तक आप आपका जावा का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। सो मेन क्या है? आपका स्टार्टअप द प्रोग्राम, रूट ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रन होने के लिए हेल्प करेगा। विदाउट मेन मेथड यू कांट रन योर प्रोग्राम। कोई भी आप आपका प्रोग्राम रन नहीं कर सकते विदाउट मेन मेथड। सो इसमें मेन क्या है अभी क्लियर है। अभी आता है आपका पब्लिक। नाउ पब्लिक क्या होता है? अगेन मैंने सेम बोला था आपको, दिस इज अ मॉडिफायर। जैसे आप कुछ भी डेटा यूज कर रहे हैं ना, जैसे आपका सोशल मीडिया पे वगैरह आप डेटा रखते हैं, देखो पब्लिक रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, तो वही एक्सेस मॉडिफायर है। जैसे आपको लग रहा है कोई चीज आपको पूरे पब्लिक को दिखाना तो आप वहां पे पब्लिक कर देते, तो वही आप मेन मेथड के अंदर कोई भी चीजें राइट करें एंड इफ यू वांट टू यूज इन आउटसाइड क्लास इन एनी अदर क्लास, सो यू नीड टू गिव द कंपलसरी पब्लिक, और ये पब्लिक ही रहता है, यू कांट चेंज इट। तो पब्लिक एक आपका एक्सेस मॉडिफायर है। जैसे उसके अंदर जो भी चीजें लिख रहे हैं आपको आउटसाइड यूज करना है तो आपको वहां पे पब्लिक रखना है। अभी यहाँ पे स्टैटिक का मीनिंग तो बताती, पहले वॉइड का मीनिंग देख लेते हैं। अभी जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो तो वहां पे मेन के पहले ना आपको एक रिटर्न टाइप देना होता है। मेन आपका क्या होता है? तो मेन आपका आता है मेथड का नेम और वॉइड आ रहा है उसका रिटर्न टाइप। तो रिटर्न जब आप वॉइड देते हैं तो वॉइड के अंदर मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। अभी जैसे देखो मेन क्या था हमारा? कुछ तो फंक्शनलिटीज था, एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे, तो मेथड उसका ही है मीनिंग है। तो इन जनरल रेगुलर लाइफ में आप देखो कोई भी मेथड आप जैसे फंक्शनलिटी परफॉर्म करें तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटीज रहते हैं। कोई तो फंक्शनलिटी आप जब ओपन करोगे, कोई फंक्शनलिटी आप रन कर रहे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है? सम फंक्शनलिटी से में रिटर्न कुछ तो मिलता है आपको, कोई फंक्शनलिटी में रिटर्न नहीं मिलता। जैसे कोई हम फंक्शन कॉल करें जैसे ऑफ द फैन ऑफ द एसीज, तो जस्ट यू हैव डूइंग समथिंग, रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि एक प्रोग्राम बना और उसका आउटपुट मुझे दिखाओ, तो रिटर्न में आप फंक्शनलिटी भी परफॉर्म कर रहे हैं और रिटर्न में आउटपुट भी मुझे दे रहे, तो कुछ चीजें रिटर्न में दे रहे।
तो जब यहाँ पे void की जगह हम दूसरा क्लासेस रहते हैं, रिटर्न टाइप्स रहते हैं, वो यूज करेंगे तो आपको वहां पे रिटर्न समथिंग करना। बट जब आप यहाँ पे void यूज करोगे तो void के टाइम पे आपको कुछ भी चीजें वहां पे रिटर्न नहीं करना है। तो दिस इज अ रिटर्न टाइप, डजंट नीड टू रिटर्न समथिंग। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है स्टैटिक क्या है। स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टैटिक क्या है। तो स्टैटिक इज योर ओनली कीवर्ड। स्टैटिक क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है। पर ये स्टैटिक का यूज क्या है? तो स्टैटिक का यूज होता है, जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही मैंने जावा जब स्टार्ट किया तो आपको बोला था जावा इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा के अंदर कुछ भी चीज आपको एक्सेस करना है, कंपल्सरी वी नीड टू यूज द ऑब्जेक्ट, एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ईच एंड एवरीथिंग। बट अभी ये मैंने बोल दिया, अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या? आपको बोला भी नहीं मैंने अभी तक कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट यू हैव रन योर प्रोग्राम। नहीं, हमने ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे और ना कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करे। स्टिल योर मेन मेथड विल बी रन। यहाँ पे आपका ऑप्शन तो आ रहा है ना मेन मेथड रन होने का। वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक कीवर्ड। तो पहले स्टैटिक का मीनिंग क्या वो समझ लो। स्टैटिक का मीनिंग होता है जैसे आप कोई मेथड रन कर रहे हैं तो वो मेथड कंपलसरी, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप रन होगा, क्योंकि जावा में जो भी कुछ यूज कर रहे हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप? यूजिंग ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो इफ यू हैव यूज द स्टैटिक टू एनी मेथड, that time doesn't need to create object for call this method। जैसे मेन मेथड मुझे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा, बट इफ यू हैव यूज द स्टैटिक कीवर्ड डजंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉल दिस मेथड। जैसे वो मेथड मुझे एक्सेस करना है, कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इफ यू हैव यूज द स्टैटिक कीवर्ड। इसलिए यहाँ पे स्टैटिक दिया गया है। तो जब आप स्टैटिक दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इजिली मेन मेथड विल बी रन। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आता है? व्हाई मेन मेथड इज अ स्टैटिक। अभी क्यों होता है स्टैटिक? जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपका प्रोग्राम जब रन होता है तो जेवीएम के थ्रू रन होता है। तो मेन मेथड ऑल्सो रन बाय द जेवीएम। कौन रन करता है मेन मेथड? जेवीएम। अभी यहाँ पे आपने स्टैटिक दिया तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी जैसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही तो लाइन ऑफ कोड विल भी कम हो गया। लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है तो एग्जीक्यूशन टाइमिंग आपका कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मेमोरी सेव हो रहा है। तो इसलिए मेन मेथड आपका स्टैटिक होता है, रन बाय द जेवीएम। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जो भी अभी यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। क्लास इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर क्लास इन जावा। पब्लिक ये कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक इज ऑल्सो कीवर्ड। इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड एज अ स्टैटिक इट इज नोन एज द स्टैटिक मेथड। अभी मेन भी आपका क्या है? स्टैटिक मेथड है। द कोर एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज दैट देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक दिस स्टैटिक मेथड। अभी इन्वोक मतलब कॉल होता है। इन्वोक एक टेक्निकल वर्ड हो गया आपका। आप नॉर्मल बोलते हैं कि मेथड को कॉल करना है, तो वही हो गया कॉल द स्टैटिक मेथड। and the main method is executed by the JVM, so it doesn't require to create object and invoke the main method, so it save the memory। जो मैंने अभी बोला कि जो मेन मेथड होता है JVM के थ्रू रन होता है और आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आपका मेमोरी क्या हो रहा है? वहाँ पे सेव हो रहा है। so इसीलिए आपका मेन मेथड क्या रहता है? स्टैटिक होता है। void is a return type and it means doesn't return any value, और मेन इज द रिप्रेजेंट ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर है? और इसके अंदर स्ट्रिंग आरजेस एक कमांड लाइन आपका आर्गुमेंट है, वो एरे बेस आता है। और अभी इतना जो लिखा है तो मैंने जस्ट प्रोग्राम लिखा है। इसके अंदर जो भी चीज लिखना है तो यहाँ पे आपका कंसोल पे आउटपुट चाहिए उसमें। अभी मुझे कुछ भी मैसेज प्रिंट करना है तो एक मैसेज का प्रिंटिंग मैसेज का एक स्टेटमेंट रहता है ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो हमारे यहाँ पे होता है system.out.println, और यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी आप लिख रहे हैं वो एज इट इज आपका प्रिंट होगा कंसोल के ऊपर। जैसे आपने प्रोग्राम रन कर दिया और यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो देखो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, दिस इज हेलो, दिस इज अ जावा प्रोग्राम। तो ये system.out.println ये क्यों यूज किया जाता है? इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मैसेज ऑन योर कंसोल दैट टाइम वी नीड टू यूज इट। बट इसके अंदर एक चीज याद रखो, यू नीड टू राइट कंपल्सरी इन डबल कोट्स। यहाँ पे क्या होता है? डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीजें राइट करते हो वो एज इट इज आपके कंसोल के ऊपर आके रन होगा, एज इट इज डबल कोट में जो भी डाल रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट जावा जो है वो जावा आपका
केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? केस इनसेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस इनसेंसिटिव और सेंसिटिव का मीनिंग होता है जो आपका अपर केस लोअर केस आता है। जब आप जावा का प्रोग्राम यूज करें तो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब जो एस यहाँ पे अभी कंपलसरी कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही रखना है, अपने स्मॉल कर दे तो वहां पे वो एरर आ जाएगी। तो जो चीजें कैपिटल है वो आपको कैप्स में ही लिखना है, अपर केस में ही लिखना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही लिखना है। आपने मिसमैच कर दिया तो वहां पे आपको एरर आएगा। इसके अंदर आपका है देखो सिस्टम डॉट, ये जो भी मैसेज है प्रिंटिंग, ये मैसेज अलग अलग टाइप का दे। फिर से मैंने यहाँ पे और एक मैसेज डाल दिया और मैंने रन कर दिया। जितना टाइम आप राइट करें उतने टाइम आपको मैसेज आ जाएगा। बट यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एलएन जो आ रही है वो निकाल रही है और अभी आप आपका प्रोग्राम रन करो, देखो आउटपुट क्या आता है, दिख रहा है क्या होता है। तो यहाँ पे जो एलएन का मीनिंग होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब जो भी प्रिंट आप स्टेटमेंट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट प्रिंट करें तो वो आपका न्यू लाइन में चाहिए तो कंपलसरी यू नीड टू यूज द एलएन। आपने एलएन निकाल दिया तो वो एक ही लाइन पे आपको पूरा यहाँ पे देखो आउटपुट एक ही लाइन में दे रहा है। तो यहाँ पे एलएन का मीनिंग होता है न्यू लाइन। तो ये होता है आपका बेसिक क्या है जावा का प्रोग्राम। मैंने बोला था मैंने दो वे से मैं बताऊंगी, तो ये सिंगल वे। सेकेंड वे, अभी आप एडिटर यूज करें तो एडिटर हमें थोड़ा सा हेल्प कर देता है चीजें देने के लिए। तो जैसे क्या होता है देखो, ये प्रोग्राम मैंने स्क्रैच से आपको बताना था इसलिए मैंने ऐसे क्रिएट किया था। कभी आप जावा का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे जाना है न्यू क्लास में और आपको क्लास नेम देना है। जैसे मैंने डाल दिया विथ मेन मेथड। तो ये देखो क्या है ना, यहाँ पे एक दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो each and every time you need to select it and after that finish they will be automatically generate your public static void main method, doesn't need to write the manually। बट स्टार्टिंग में वो एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने बोला कि मत करो। बट अभी बाद में जैसे आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे प्रोग्राम इसके अंदर राइट करना है। और बट जब आप यहाँ पे मैन्युअली ले रहे हैं तो मैन्युअली लेने के बाद एक काम, मतलब ये मत करो फिर से उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखो और राइट करो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ ले लो चलो मेन मेथड तो आ गया, मैम ने प्रोग्राम तो दिया है, फिर उसके अंदर जाके फिर से लिखोगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ऐसे नहीं चलेगा। जो भी कोड आपको कोड राइट करना है वो कोड आपको ये मेन मेथड के अंदर ही राइट करना है। क्लियर? इतना अभी इम्पोर्टेंट बेसिक चीज क्लियर है। अभी हमारा जावा का प्रोग्राम चलते कैसे, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका दो टाइप का चीज होता है। एक होता है आपका डेटा टाइप्स और सेकेंड होता है आपका वेरिएबल्स। क्या होते हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, किसी को कुछ बताएं? अभी देखो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, आपका इंट्रोडक्शन दे रहे तो नेम आप दे रहे यहाँ पे, तो जैसे नेम डाल दिया, फिर जैसे नेम के पहले आपने यहाँ पे डाल दिया है आईडी। आईडी मैंने डाल दिया 1। यहाँ पे मैंने डाल दिया सिटी, तो सिटी के अंदर मैंने डाल दिया सपोज ठाणे। एक परसेंटेज, राइट। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल रहे, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अभी ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन आ गया, राइट। ये इंट्रोडक्शन आ गया। इसमें मैंने पहले ही बोला था आपके दो टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, दिस इज योर प्री डिफाइंड वर्ड एंड वन इज योर यूजर डिफाइंड वर्ड। दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी यूजर्स। अभी इसमें आप बोलोगे मैम आप तो डेटा टाइप बोल रहे थे और वेरिएबल, तो इसमें ये क्या आ गया? तो इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, स्टोर द डेटा। क्यों यूज करते हैं वेरिएबल? वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड वेरिएबल इज वर्क एज इज यूज टू लाइक द कंटेनर। जो भी आपके अभी ऑन रोड आप बोलते बड़े बड़े जाते हैं उसको हम कंटेनर्स बोलते हैं। वाई कंटेनर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दैट स्टोर द सम वैल्यूज सम डेटा, उसके अंदर कुछ तो स्टोर किया रहता है ना, इसलिए हम उसको कंटेनर्स बोलते हैं। तो सेम इफ यू हैव स्टोर एनीथिंग इन समवेयर, सो दिस कॉल्ड एज द वेरिएबल्स। तो बेसिक यहाँ पे अभी इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा यू नीड टू सम वेरिएबल्स। सो आईडी, तो इन आईडी यू हैव स्टोर द वन। आईडी एक कुछ तो नाम है, इसके अंदर हमने वन को स्टोर कर दिया, तो इन दैट आईडी इज योर वेरिएबल। आईडी क्या हो गया आपका? वेरिएबल हो गया कि वेरिएबल क्या है? आईडी।
Again name same, in name we have stored some values, so name is your variable. But ये जब variable store करना होता है तो before that we need to use the data type. Now what is the data type? तो जैसे अभी एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे आपके देखो घर में आपको डेटा स्टोर करना है, सो इन दैट देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स विल बी अवेलेबल, राइट। जैसे आप कंटेनर भी डिपेंड होता है कि आपको कितना डेटा स्टोर करना है। जैसे आपके पास सपोज कुछ तो गेहूं वगैरह, राइट, तो गेहूं स्टोर करना तो आपके पास कंटेनर्स अलग अलग टाइप के होंगे, वो भी डिपेंड रहेगा 1 kg है, 2 kg है, 3 kg उसके हिसाब से, राइट। साथ साथ आपको ऑयल स्टोर करना है, तो ऑयल के लिए और गेहूं के लिए सेम कंटेनर हम यूज कर सकते नहीं कर सकते, राइट। आपको मिल्क स्टोर करना है तो मिल्क के लिए और गेहूं के लिए सेम स्टोर कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या करते, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, अकॉर्डिंग दैट यू नीड टू यूज द की विच टाइप्स ऑफ कंटेनर वी हैव। तो वैसे ही यहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके हिसाब से हमें डेटा टाइप लगेगा। जैसे अभी यहाँ पे मुझे 1 स्टोर करना है तो दिस इज योर न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो उसको बोला जाता है डेटा टाइप्स। यहाँ पे सिंपल आपके आ रहे लेटर्स आ रहे, वर्ड्स आ रहे, तो वर्ड्स हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे आपका डेसिमल्स वैल्यू आ रहा है, पॉइंटेड वैल्यू आ रहा है, तो पॉइंटेड हम कैसे स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो वो डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में, तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो वो सब चीजें के लिए हमें लगता है डेटा टाइप्स, एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप विल बी अवेलेबल इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर द 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप, primitive data type, non-primitive. Now what is the meaning of primitive, non-primitive? तो primitive का मीनिंग क्या होता है, primitive is the built-in data type already available in your programming language. built-in जो भी already defined का pre-defined data type, और user defined वो होता है non-primitive data जो user define करो। तो अभी यहाँ पे देखो primitive कौन से होते हैं और non-primitive कौन से होते हैं। तो जब आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर आ रहा है। तो सबसे पहले आपका आता है प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में फिर से आपका डिवाइडेशन हो जाता है बुलियन, न्यूमेरिक के अंदर। अभी बुलियन, तो बुलियन के अंदर क्या होता है, बुलियन के अंदर आपको ओनली ट्रू और फॉल्स रहेगा। जहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज स्टोर करना है जहाँ पे वो चीज ट्रू हो रहा है, फॉल्स होता है, मतलब इधर ये, तो वहां पे आपको यूज करना है बुलियन। न्यूमेरिक के अंदर डिफरेंस होता है, कैरेक्टर्स होता है, इंटीजर। कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल ऑकरेंस, यू कैन से सिंगल लेटर वी हैव टू, लाइक ओनली ए बी सी, like that type of single occurrence you have stored in character. Integer, again there are the 2 types, integer and floating. क्या होता है अभी integer में, तो integer मतलब only numeric, जैसे मैंने बोला 1, so this is a numeric value, and this is the decimals value. So if you want to store the decimal value you need to use the float and double, and if you want to just store the numeric value you need to use the integers. अभी यहाँ पे आप देखो कि नीचे तो फिर से इंटीजर में आ रहा है, बाइट आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, लॉन्ग, फ्लोट में फिर से आ रहा है फ्लोट डबल। अभी ये क्या है इतना सारा, तो ये सिंपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इफ यू वांट टू स्टोर द सम डेटाज इन दैट सो यू नीड टू कंटेनर। बट कैसे चलेगा, कैसे कंटेनर लगेंगे, जितना आपका डेटा का कैपेसिटी है। इफ यू हैव द 1 kg सो यू नीड टू यूज द 1 kg कंटेनर। इफ यू हैव द 5 kgs डेटा यू नीड टू यूज द 5 kgs कंटेनर। तो ये क्या है, अभी देखो मुझे स्टोर करना था, जैसे ऑयल स्टोर करना है लीटर्स में, तो ऑयल स्टोर करना है, तो ऑयल इज अ 1 टाइप ऑफ डेटा, सेम डेटा है, बट वो डिपेंड होता है कि उसका साइज कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, कैसे, तो उसके हिसाब से मुझे कंटेनर्स यूज करना पड़ेगा। तो ये सेम वही है कि इंटीजर जो है, इंटीजर सेम है, बट यहाँ पे आपका डिपेंड रहेगा साइज के ऊपर कि आपका बाइट है, आपका शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है। मतलब यहाँ पे कैसे ही, जैसे सपोज समझ लो हम बाइट में 1 kg स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में 2 kg स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर में आपका 3 kg स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग में आप 4। एंड सेम अगेन योर फ्लोट एंड डबल, सेम योर फ्लोट एंड डबल ऑल्सो। फ्लोट में भी कम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डबल में उससे ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल ही आएगा दोनों में, कुछ डिफरेंस, बट डिपेंड्स ऑन योर साइज कि आप कितना साइज का डेटा स्टोर कर। और ये सब यूज करके यहाँ पे स्ट्रिंग और एरे होता है, वो तो नॉन प्रिमिटिव होता है। तो नॉर्मल हम सिंपल पहले वेरिएबल कैसे होते हैं वो देखते हैं, फिर से अगेन यू नीड टू क्रिएट अ न्यू क्लास। एक ही क्लास में सब कुछ करना नहीं, यू नीड टू क्रिएट ईच एंड एवरी क्लास, क्योंकि वहाँ पे आपका इजीली सब आपको मिल जाएगा। वेरिएबल एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट करो,
फिनिश करो, राइट, आपका क्लास जनरेट हो गया है। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि हमें एक वेरिएबल कैसे बनाना है। तो वेरिएबल बनाने के लिए अभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे तो वहाँ पे बेसिकली हर एक की आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। क्या होता है सिंटैक्स का मीनिंग? एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर कि उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो वैसे ही सिंटैक्स हर एक में रहेगा। तो अभी वेरिएबल का सिंटैक्स होता है यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना होता है डेटा टाइप का नेम, कि which types of data type you have used. After that you have need to use the variable। और जो भी आप जावा यूज करें तो जावा के ईच एंड एवरी लाइन में एंडिंग में कंपलसरी सेमीकोलन आपको देना है। मतलब सेमीकोलन का मीनिंग होता है एंड ऑफ द लाइन, वो लाइन वहां पे आप क्या करें, एंड करें। तो यहाँ पे अभी कैसे करेंगे, देखो जैसे नॉर्मल मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे एक बुलियन। तो बुलियन हमारा एक टाइप था, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डाल दिया, जैसे देखो डेटा डेटा। अभी यहाँ पे क्या है, देखो बुलियन इज योर डेटा टाइप, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था। और डेटा डेटा इज वेरिएबल नेम, डेटा क्या है, वेरिएबल नेम। नाउ इफ यू वांट टू स्टोर एनी वैल्यू सो यू नीड टू यूज द डेटा वेरिएबल। तो जैसे मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करना है तो यहाँ पे मैं अभी डेटा वेरिएबल जो है वो यूज करूंगी, इक्वल टू साइन यूज करूंगी, और उसके अंदर जो भी डेटा, अभी बुलियन के अंदर कौन से टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। सो दिस इज द कॉल्ड एज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और यहाँ पे हमने किया है असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू। और यहाँ पे हमने किया है वो डिक्लेयर द वेरिएबल। क्या किया हमने, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को, डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आपको यूज करना है उसका नेम, और यहाँ पे यूज करना है वेरिएबल का नेम। और अभी असाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, फिर से असाइन करने के लिए यूज करेंगे वेरिएबल नेम इक्वल टू वो वेरिएबल के कौन से टाइप का वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल का वैल्यू। तो ये होता है आपका असाइन द वैल्यू। और ये सब चीज आप एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगेन डेटा टाइप का नेम आ जाएगा इक्वल टू वेरिएबल का नेम आएगा और वेरिएबल का वैल्यू। तो ये होता है एक ही लाइन में करना है पूरा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो करती हूँ मैं, इंट नंबर इक्वल टू 10। आया समझ में? क्या किया, पहले देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज करना है डेटा टाइप का नेम, जैसे हमने यूज किया बुलियन। दिस इज योर वेरिएबल नेम। क्या है, वेरिएबल नेम है, बिकॉज वी नीड टू स्टोर द सम वैल्यू। सो वेयर वी हैव स्टोर द वैल्यू, इन दिस वेरिएबल। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज अगेन दिस वेरिएबल नेम, and in that we have stored the value। and if you want to declare in one line you can easily उसमें ही हमने राइट करते हैं। अभी यहाँ पे फिर से और चीज आता है, now if you want to print it, how you can print, again we need to use the system.out.println। कंसोल पे आपको कुछ भी आउटपुट चाहिए तो मैंने क्या बोला था, पहले आपको यूज करना है system.out.println। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कैसे हम यूज करते हैं। तो मैं एक चीज याद होगा तो मैंने बताया था, if you have used the double quotes and in that print anything, so same output print on your console, right? सेम मिल रहा है आपको, यहाँ पे आ गया इससे। बट अभी मुझे क्या प्रिंट करना है कि ये 10 आउटपुट वैल्यू चाहिए, मुझे क्या प्रिंट करना है, 10 आ रहा है क्या नहीं वो प्रिंट करना है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो देखो पहले ही मैंने बोला आपको ये 10 प्रिंट करना है। तो वो 10 कहाँ पे स्टोर किया है हमने, नम वेरिएबल के अंदर। कहाँ पे स्टोर किया हमने, नम वेरिएबल के अंदर। बट ये नम वेरिएबल सपोज आपने यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दिया तो नम एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बट मुझे उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो मुझे एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको नम डायरेक्टली पास करना है विदाउट डबल कोट्स। तो ये एक मेन डिफरेंस याद रखो, तभी आगे का आपको पता चलेगा क्या है मेन डिफरेंस। इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मैसेज ऑन कंसोल you need to write in double quotes, and if you want to fetch the some value from some variable you need to give the variable name without double quotes। डायरेक्ट मतलब डबल कोट्स यहाँ पे आपको यूज ही नहीं करना। इफ यू गिव द डबल कोट्स दैट टाइम दे विल बी प्रिंट एज इट इज दिस
वेरिएबल नेम ऑन योर कंसोल। अभी मैंने यहाँ पे नम डाल दिया है, देखो नम का वैल्यू यहाँ पे आ गया अभी 10। सेम यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, तो डेटा के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, आया ट्रू वैल्यू। बट यही डेटा को सपोज यही डेटा को मैंने डाल दिया यहाँ पे डबल कोट्स में, डबल कोट्स में डेटा का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो एज इट इज डेटा कीवर्ड वहां पे वो प्रिंट कर देगा। तो ये मेन चीज याद रखो कैसे करना है। मेन क्या है, कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो कंपल्सरी यू नीड टू यूज द डबल कोट्स, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यूज सम वेरिएबल यू नीड टू डायरेक्टली पास द वेरिएबल नेम विदाउट डबल कोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो फिर डबल कोट्स में वेरिएबल डाल दोगे और पूछोगे मैम आंसर ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो वेरिएबल का नाम अपने डबल कोट्स में पास कर दिया। और पहली चीज बोलते हैं जो भी आप वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मेन यूज क्या है, प्रिंट द सम ऑन कंसोल। तो इसके अंदर जो भी चीज डाल दोगे वो डायरेक्टली आ जाएगा, बट कब आएगा, जब आप डबल कोट्स मेंशन करें। जब डबल कोट्स वहां पे आ जाएगा तो क्या होगा, वो एज इट इज वहां पे पुट कर देगा। सेम अभी यहाँ पे देखो आप वन बाय वन हम देखते हैं वेरिएबल्स हमारे कैसे प्रिंट होता है। बट उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना उसके सम रूल्स है, रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। क्या रूल्स है दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यूज करें डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम लेते हैं। जैसे वेरिएबल का नेम मैंने ले लिया नंबर, नंबर डाल दिया, राइट। तो अभी यहाँ पे यूज हो रहा है ना, स्टार्ट शुड बी अल्फाबेट। कहाँ से करना है आपको, अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपका डजेंट मैटर, अपर केस भी आप यूज कर सकते हैं एंड लोअर केस भी आप यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर दिस। बट आपको कंपलसरी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे तो वो स्टार्ट करना है अल्फाबेट से ही। अभी यही चीज मैंने यहाँ पे इंट 1 2 3 नंबर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, डजंट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। क्लियर है, तो क्या देगा आपको, एरर देगा। बट you can use the number at the last, use the number at the लास्ट में आप नंबर यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नंबर हम नहीं करते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट लास्ट में हम नंबर पास कर सकते हैं। इसमें आप अभी स्पेशल कैरेक्टर्स भी आता है। स्पेशल कैरेक्टर्स में जैसे आप देखो यहाँ पे जो भी एक वेरिएबल्स आप ले रहे, अभी जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, राइट, can't give the space between two words। दो वर्ड्स के बीच में हम कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। आपको देना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एक तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। अदरवाइज सेकेंड वी हैव यूज द कैमल केस। तो कैमल केस का मीनिंग पता है, पता है कैमल केस क्या होता है। तो कैमल केस का मीनिंग होता है जो भी सेकेंड लेटर आपका सेकेंड वर्ड आपका स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर आपका अपर केस में रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे और कुछ डाल दिया तो फर्स्ट जो भी वर्ड है सेकेंड वर्ड का जो भी लेटर्स है वो आपका कंपलसरी कैपिटल होना चाहिए, उसको बोला जाता है कैमल केस। तो कैमल केस आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। तो ये आपके क्या है रूल्स है जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें। कौन से वेरिएबल, यहाँ पे जो हमने दिया था तो नंबर से ही स्टार्ट करना है। वहाँ पे आपका कोई भी आपका जो भी ये वेरिएबल्स है तो
तो अपर केस लोअर केस डजेंट मैटर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, बट आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट कर दे तो वो एरर देगा। लास्ट में आप नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, दो वर्ड्स के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी हम यूज़ नहीं करते। जैसे इंट मैंने डाल दिया नंबर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एट, तो भी वो वहाँ पे एरर दे देगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में हमारा देखा गया तो नंबर डॉलर साइन एक्सेप्ट करता है। हाँ, डॉलर साइन एक्सेप्ट करता है स्पेशल कैरेक्टर में, सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर है, ये दो ही साइन आपका एक्सेप्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस बाकी का जो भी है कोई भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये रूल्स आपको तब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकेंगे, नहीं तो बोलेंगे बाद में कि मैम हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया बट इसमें क्यों इश्यू आ रहा है। सपोज कभी कभी आपने फर्स्ट नेम डाल दिया तो बीच में आप क्या कर दोगे, स्पेस दे दोगे, तो वहाँ पे एरर शो करेगा, क्योंकि वैसे हम कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। अभी इसमें एक चीज़ होता है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले हम नॉर्मली सब डेटा टाइप्स पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या। जैसे मैंने पहले ही देखा था, क्या था, बुलियन, राइट। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आता है ट्रू और फॉल्स। यही वैल्यू मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या चाहिए, system.out.println वेरिएबल डालेंगे। इसके बाद हम जाते हैं कैरेक्टर के लिए। क्या यूज करते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए आपका डेटा टाइप आता है कैर। यहाँ पे आप वेरिएबल ले लिया, मैंने पहले ही बोला था कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो कैरेक्टर्स के अंदर सिंगल लेटर हम स्टोर करते हैं, ऑकरेंस, एंड कंपल्सरी वी नीड टू यूज द सिंगल कोट। यहाँ पे मैंने ए पास कर दिया तो ऐसा ही एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे मैंने अभी दूसरा और एक लेटर डाल दिया तो एरर थ्रो करेगा। दूसरा ही कुछ लेटर डाला तो एरर वहां पे आपको मिलेगा। सिंगल कोट एज वेल एज आपको सिंगल ऑकरेंसी यूज करना है। क्लियर है। फिर आया था हमारा बाइट। बाइट में आपका एक कोई भी आ जाए वेरिएबल आप जैसे डाल रहे हैं, फिर इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करना है और वो वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें सिर्फ साइज का आपका डिफरेंस है, उसका साइज है सेम। आपका बाइट शॉर्ट और फिर आ रहा है आपका इंटीजर। इंटीजर में जैसे मैंने पुट कर दिया सम वैल्यूज, देखो यहाँ पे फिर से प्रिंट कर देंगे हाँ। और यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब लॉन्ग ले रहे हैं आप तो लॉन्ग के अंदर वैल्यू तो ज्यादा जाएगा, बट कंपलसरी लास्ट में आपको एल मेंशन करना है। जब आप एल नहीं डालोगे, यहाँ पे एल कोई वन वगैरह नहीं है, कंसिडर कर देखो, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो ये आपको कंपलसरी जब लॉन्ग यूज करें तो लास्ट में आपको एल मेंशन करना है। और जैसे आप यूज करें फ्लोट, तो फ्लोट के अंदर कौन से वैल्यू आता है हमारा, डेसिमल्स वैल्यू। कौन से वैल्यू आता है हमारा, डेसिमल। और कंपलसरी आपको मेंशन करना है एफ। कंपलसरी क्या मेंशन करना है आपको फ्लोट के अंदर, एफ। और जैसे यहाँ पे आपको प्रिंट कर रहे तो आप प्रिंट कर दो एफ। सेम आप जब डबल यूज कर रहे हैं तो डबल के लिए सेम आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कंपलसरी आपको मेंशन करना है डी। क्या यूज करोगे आप, डी। और ये सब हो गया आपके डेटा टाइप्स। वो जो भी है स्ट्रिंग और एरे वो बाद में बताऊंगी। देखो आ गए ये सब क्या आउटपुट। और डिफरेंस एक ही, जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आपको डबल कोट्स यूज करना है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली वर्ड्स सेंटेंस कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट यही डिफरेंस है आपका, कैरेक्टर में आप सिर्फ सिंगल कोट यूज कर सकते हैं और सिंगल ऑकरेंस यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक है, इसमें और है, बट पहले बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल से कौन से डेटा टाइप से कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, रूल्स क्या है डिक्लेयर करने का, और प्रिंट कैसे करते हैं। इसमें और एक आता है प्रिंटिंग मैसेज। क्या आता है, प्रिंटिंग मैसेज। अब ये प्रिंटिंग मैसेज का मीनिंग क्या है देखो।
मुझे मैसेज प्रिंट करना है। क्या करना है? मैसेज प्रिंट करना है। मैसेज कैसे प्रिंट करना है, मतलब क्या है, जैसे मैं वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे मैसेज आना चाहिए, दिस इज अ ए वैल्यू, मतलब कोई ए वेरिएबल लिया है, नहीं तो नंबर वैल्यू। तो जो मैंने वेरिएबल लिया है, जैसे मैंने पुट कर देती हूँ यहाँ पे इंट नंबर इक्वल टू 10, तो ये नंबर एक वेरिएबल है ना, तो नंबर का वैल्यू क्या है, मुझे इसे मैसेज प्रिंट करना है, और जो भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू भी आना चाहिए, मतलब दिस इज अ नंबर वैल्यू, और आगे आना चाहिए 10, क्योंकि नंबर जो भी वेरिएबल लिया है उसके अंदर 10 स्टोर है। अभी यहाँ पे नंबर आपने वेरिएबल तो ले लिया है, बट वो किस में आ रहा है आपका, डबल कोट्स में आ रहा है, तो डबल कोट्स में मैं पहले ही बोला डबल कोट्स में आप डाल दोगे तो एज इट इज हो कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा। बट अभी मुझे एज इट इज चाहिए क्या, नहीं, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो मुझे पुट करना है। तो आपको जब मैसेज विथ वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है तो डबल कोट्स में आपको देना है मैसेज, और इसके साथ यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लस साइन, वो दोनों कनेक्ट करने के लिए, और फिर देते हैं नंबर। जैसे आप यहाँ पे नंबर प्लस साइन यूज करके नंबर डाल दोगे तो आपको मैसेज देगा दिस इज द नंबर। अभी इसका पहले पूरा इतना आज गो थ्रू करो, फिर आगे काम देखेंगे।